क्लास 10 कंप्यूटर का हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे और उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से डिफाइन करके एक्सप्लेन कर दिया गया था, ठीक है, विथ एग्जांपल विथ प्रोग्राम। अगर आपने उन टॉपिक्स को, लेक्चर्स को मिस किया है, लाइव क्लासेस को, आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है। प्लेलिस्ट आपको लेटेस्ट ओपन करना है इस ईयर का। उसमें आपको 83 एबव 90 एबव क्लासेस देखने को मिलेंगी। उसको ओपन करना है और वहाँ पे जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, जो चैप्टर आप रिवाइज करना चाहते हो, वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके फीडबैक्स, कमेंट्स अबाउट क्लासेस के बारे में मैं निरंतर पढ़ता रहता हूँ और सभी पॉजिटिव फीडबैक आप सभी के द्वारा दिए जा रहे हैं रिलेटेड क्लास। सो दैट्स वाई थैंक यू फॉर इट। एंड जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डेटा स्टोरेज क्लासेस के बारे में। हमारे जो डेटा स्टोरेज जो हम लोग करते हैं उसके कौन कौन से क्लास होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस प्रकार किस डेटा टाइप को किस प्रकार के डेटा स्टोरेज क्लास में हम लोग यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। सी में जो सी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें डेटा स्टोरेज जो क्लासेस होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के स्टोरेज स्थानों को परिभाषित करती है जिनमें मेमोरी कैसे और कहाँ रखी जाए या डिसाइड किया जाता है, ठीक है। 4 टाइप्स की मेनली हमारे डेटा स्टोरेज क्लास होते हैं। फर्स्ट हमारा जो डेटा स्टोरेज क्लास है वो होता है ऑटोमेटिक डेटा स्टोरेज क्लास, ठीक है। जो हमारा ऑटोमेटिक डेटा स्टोरेज क्लास होता है उसका उपयोग लोकल वेरिएबल्स, इस पॉइंट को आप नोट करना सबसे पहले। जो हमारे ऑटोमेटिक डेटा स्टोरेज क्लास होते हैं उनका उपयोग लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, के लिए किया जाता है। लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर 1 में आपको या चैप्टर 2 में मिल जाएगा, उसको आप जरूर से चेकआउट कर लेना। जो हमारा लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स वही वेरिएबल्स होते हैं जो हम लोग अगर किसी फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर करते हैं, किसी फंक्शन के ब्लॉक के अंतर्गत उसको लिखते हैं, तो ये उस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, उसके बाहर यह नहीं होता है, ठीक है। और ग्लोबल में क्या होता है, ग्लोबल दोनों प्रकार से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिफ़ॉल्ट स्टोरेज जो हमारा क्लास होता है, इसलिए आमतौर पर हमें इसकी स्पष्ट स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। 2-3 मेन पॉइंट आपको हर एक टाइप के बारे में नोट करना है। इसका जो मेन पॉइंट है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये है कि जो हमारा ऑटोमेटिक डेटा स्टोरेज क्लास होता है उसका उपयोग हम लोग लोकल वेरिएबल के लिए करते हैं और इसमें डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है, ठीक है। यह एक प्रकार का डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब अगर किसी चीज़ को स्टोर करना है तो वो डायरेक्ट सबसे पहले इसी में हो जाता है स्टोर, इसी प्रकार के स्टोरेज क्लास में होता है, ये डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। इसीलिए डिफ़ॉल्ट होने की वजह से इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है उसको हमको डिटेलिंग करने की नीड नहीं होती है। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है ऑटो, ठीक है। ऑटोमेटिक को हमने शॉर्ट शॉर्ट में यहाँ पे ऑटो करते हैं, इंट कर दिया गया है, ठीक है, डेटा टाइप और एक्स, ठीक है। ऑटोमेटिक डेटा संग्रहण वर्ग या फिर कह लें ऑटोमेटिक डेटा स्टोरेज क्लास इसको बना दिया गया। सेकेंड हमारा टाइप होता है रजिस्टर। रजिस्टर को जो हम लोग रजिस्टर डेटा संग्रहण वर्ग या फिर कह लें रजिस्टर स्टोरेज क्लास, ठीक है। जो हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है उसका उपयोग केवल उन लोकल वेरिएबल्स के लिए किया जाता है जिन्हें रजिस्टर में रखा जा सकता है, ठीक है, अगर रजिस्टर उपलब्ध हैं तब, ताकि वो तेजी से एक्सेस किया जा सके, ठीक है। रजिस्टर डेटा स्टोरेज क्लास में हम लोग केवल इसका उपयोग हम लोग उन लोकल वेरिएबल्स के लिए करते हैं जिसके अंतर्गत हमें रजिस्टर मिलता है या फिर जिन्हें रजिस्टर में रखा जा सकता है, ताकि हम लोग उसको क्या कर सकें, जल्द से जल्द एक्सेस कर सकें, ठीक है। इसका जो मेन बेनिफिट्स होता है वो ये होता है कि रजिस्टर डेटा स्टोरेज क्लास में अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो उसको हम लोग जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं, फास्ट एक्सेस कर लेते हैं। उसका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि इन्हें हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो रजिस्टर इसका कर दिया गया डेटा टाइप इंट, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू, जैसे फर्स्ट में वैल्यू एक्स दिया था, यहाँ पे वैल्यू वाई दे दिया गया है, ठीक है। ये आपके लिए बस थोड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल है, थोड़ा बहुत आपको देख करके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है, शॉर्ट एग्जाम्पल। फिर उसके बाद थर्ड नंबर हमारा जो
स्टोरेज का क्लास है वो होता है हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्टैटिक डेटा संग्रहण वर्ग। जो हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास होता है उसका उपयोग लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए किया जा सकता है या फिर किया जाता है, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स की जो जीवन काल में जोड़ जाता है और इसका मान जो होता है एक ही बार सेट होता है, ठीक है। सो जो हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास होता है उसका उपयोग लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स दोनों प्रकार के वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है, सबसे पहली बात, ठीक है। सो इसमें जो होता है इसके इससे क्या होता है कि इससे वेरिएबल्स की जो भी टाइम पीरियड्स होती हैं उसको ऐड कर दिया जाता है और इसका जो वैल्यू होता है एक ही बार सेट किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इस दिया गया स्टोरेज इंट, उसके बाद ऐसे वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया जेड, ऐसे इसको डिक्लेयर करते हैं। और उसके बाद जो हमारा लास्ट डेटा टाइप है, सॉरी जो हमारा सबसे लास्ट स्टोरेज क्लास है का टाइप है वो है हमारा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। सो हमारा जो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास होता है उसका वर्क क्या होता है और इसको हम लोग कहाँ पे कैसे किस प्रकार डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो हमारा जो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास होता है उसका उपयोग हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए करते हैं, ठीक है। जो हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास है उसका हम लोग यूज़ लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए करते हैं, बट जो हमारा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास होता है उसका यूज़ ओनली फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए हम लोग करते हैं जिन्हें एक फाइल से अन्य फाइलों में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। एक फाइल से दूसरे फाइल में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। एक्सटर्न सबसे पहले हम लोग स्टोरेज क्लास का टाइप बताते हैं, फिर उसके बाद डेटा का टाइप बताते हैं और यहाँ पे अपना जो डेटा होता है उसको डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डिक्लेरेशन का वर्क होता है, डिक्लेरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये जो 4 टाइप्स हैं वो हमारे डेटा स्टोरेज क्लासेस के हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा जो डेटा स्टोरेज क्लास होता है वो होता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, सेकेंड होता है हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास, थर्ड होता है हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड फोर्थ होता है हमारा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास, ठीक है। तो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास एंड रजिस्टर स्टोरेज क्लास, ठीक है। इसके बारे में आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो मे भी क्लियर हो गए होंगे। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत एक बार ध्यान देना है कि किस स्टोरेज क्लास में या फिर किस इस प्रकार के जो किस टाइप के स्टोरेज क्लास की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। कुछ पॉइंट ही आपको याद रखने हैं सभी स्टोरेज क्लास के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है या फिर कह लेंगे टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारा अबाउट लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। एक्चुअल में लाइब्रेरी क्या होता है एंड उसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं, लाइब्रेरी की क्या क्या यूज़ होती हैं वो आपको इसमें देखना रहेगा, ठीक है। सो प्रोग्राम तथा फंक्शनों का समूह जिसका उपयोग प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है लाइब्रेरी कहलाता है, ठीक है। सो जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में या फिर कह लो कि आप एक इजी एग्जांपल में समझो लाइब्रेरी क्या होता है। आप जाते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। या फिर आपके स्कूल कॉलेजेस में लाइब्रेरी होंगे, अगर नहीं है तो आपने कहीं सुना होगा कि हमारे स्कूल में कॉलेजेस में लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारे बुक्स के कलेक्शन होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रकार का आप समझो कि जो बुक्स होते हैं टोटल किताबों का कलेक्शन होता है वो क्या होता है, कलेक्शन होता है किस चीज़ का, बुक्स का, ठीक है, किताबों का। वहाँ पे एक जगह पे आपको सभी टाइप्स की सभी, जैसे कि किसी का इंजीनियरिंग का है तो ठीक है उसमें बहुत सारी ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो सभी ब्रांच की बुक वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे आपको, कहाँ पे, लाइब्रेरी में। तो सेम उसी प्रकार जो यहाँ पे लाइब्रेरी होता है उसमें भी कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे प्रोग्राम तथा फंक्शन का जो भी ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, लाइब्रेरी जो होता है वो प्रोग्राम और फंक्शन का कलेक्शन होता है जिसका यूज प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है। क्या करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है, लाइब्रेरी कहलाता है। प्रोग्रामरों के द्वारा मतलब, प्रोग्रामरों का मतलब हम ही आप जो प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्रामर कहलाते हैं, ठीक है। जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो कोड लिखते हैं वो प्रोग्रामर कहलाते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी क्या होता है, प्रोग्राम तथा फंक्शनों का कलेक्शन होता है या फिर ग्रुप होता है या फिर समूह होता है जिसका यूज़ प्रोग्रामरों द्वारा प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। सी भाषा की जो लाइब्रेरी में पहले से ही तैयार किए गए फंक्शन होते हैं उन्हें बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं और इन फंक्शनों का उपयोग प्रोग्राम बनाने में अत्यधिक
सहायक होता है। लाइब्रेरी फंक्शन के निम्नलिखित लाभ होते हैं, ठीक है। सो जो हमारा सी लैंग्वेज होता है उसमें लाइब्रेरी में पहले से ही जो भी फंक्शन तैयार किए गए होते हैं उनको हम लोग बिल्ट इन फंक्शन या फिर कह लें कि प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड मतलब ये फंक्शन पहले से ही हमें दिए गए होते हैं, बस उनको हमको यूज़ करना होता है, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, ठीक है। सो कुछ यहाँ पे इसके बेनिफिट्स दिए गए हैं आपको लाइब्रेरी फंक्शन के। सबसे पहले है कोड का पुनः, ठीक है। तो उपयोग जो हमारा होता है कोड का पुनः उपयोग सबसे फर्स्ट हमारा यूज़ है या फिर कह लें कि लाभ है। तो बिल्ट इन फंक्शन के उपयोग से प्रोग्राम बनाना अत्यधिक सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि इन फंक्शनों को बनाने का कोड स्वयं नहीं लिखना पड़ता है, बल्कि उस फंक्शन को सीधे ही प्रोग्राम में कॉल कर देते हैं। अतः किसी बने हुए फंक्शन के कोड का सी लैंग्वेज में पुनः उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। सो इसका आप इजी लैंग्वेज में या फिर इजी एग्जांपल में ये समझो कि जो हमारा लाइब्रेरी होता है उसमें सब कुछ पहले से ही डिफाइंड होता है। डिफाइंड का मतलब ये होता है सब कुछ हमको पहले से ही दिया गया होता है, ठीक है। जैसे हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म में जैसे यहाँ पे क्लियर, ठीक है, जैसे आप क्लियर लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ये तो फुल फॉर्म ही हो गया। एक शॉर्ट फॉर्म का एग्जांपल मैं थोड़ा सा वेट करिए आप। जैसे कि लैपटॉप अगर आप यूज़ करते हो या फिर कंप्यूटर यूज़ करते हो, डेस्कटॉप यूज़ करते हो, सो उसमें बहुत सारे आपको शॉर्टकट दिए होते हैं, जैसे कंट्रोल वी, कंट्रोल सी। आप सभी को पता है इससे क्या होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो आपको ये जा कर के पूरा मैनुअल नहीं करना होगा, जैसे कि आप अल्टर प्लस या फोर आप क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर लैपटॉप ऑफ हो जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना होगा कि सबसे पहले आप विंडोज़ में जाओ, वहाँ पे जाकर के आप ओपन करो, शट डाउन करो, ठीक है। आप डायरेक्ट अल्टर प्लस या फोर आपने क्लिक किया, उसके बाद एंटर किया, आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये क्या है पहले से ही दे दिया गया है आपके लैपटॉप में, ये पहले से ही जो भी है कि ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जैसे ही आपको कोई अल्टर प्लस F4 कीबोर्ड के द्वारा देता है इनपुट, तो आपको क्या करना है, जैसे ही वो एंटर करोगे वहाँ पे आ जाएगा आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है। हमें क्या किया गया, ये पहले से ही बताया गया है, किसको, कंप्यूटर को बताया गया है, ठीक है। हमें केवल उस चीज़ को कॉल करना है। कंट्रोल सी हमने कॉल किया, कंट्रोल सी हमने अपने कीबोर्ड से क्लिक किया, तो वो हमारा जो फाइल है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले से ही ये फीचर दिया गया है इस चीज़ के अंतर्गत, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में ये चीज़ पहले से ही इनबिल्ट है, ठीक है। पहले से ही हमें बना बनाया मिला है, केवल हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट यूज़ था। सेकंड है हमारा समय का सदुपयोग। सो हमारे बिल्ट इन फंक्शन की सहायता से बहुत सारे कार्यों को करने के लिए स्वयं कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे हमारा जो टाइम होता है वो भी बचता है और जो हमारा मेहनत होता है, परिश्रम होता है, वो भी बचता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि ये जब हमको पहले से ही जो चीज़ बना बनाया मिला है, केवल हमको उसको कॉल करना है, तो उससे हमारे टाइम जो ज़्यादा कंज्यूम होता है वो उसमें हमको हेल्प मिलेगा, ठीक है। थर्ड है हमारा संग्रह स्थान की बचत। तो बिल्ट इन फंक्शन के कोड केवल एक बार ही लिखे जाते हैं, अतः इनको संग्रहित करने के लिए केवल एक ही बार मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जिससे मेमोरी की भी बचत होती है, ठीक है। सो बिल्ट इन फंक्शन का ये तीन जो है टॉपिक, आपको तीन पॉइंट बताया गया है जिसके बिल्ट इन फंक्शन के यूज़ होते हैं, ठीक है। पहला जो यूज़ है हमारा वो है हमारा संग्रह स्थान की बचत। सेकंड है हमारा समय का सदुपयोग। थर्ड है हमारा कोड का पुनः उपयोग, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ठीक है। तो ये तीन हमारे जो भी लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं उनके तीन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं या फिर कह लें कि लाभ हैं इनके। सो आई होप आपको आज का जो जो दो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, पहला आपको बताया गया अबाउट लाइब्रेरी के बारे में, एंड उससे पहले आपको बताया गया था डेटा स्टोरेज क्लास के टाइप्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा अबाउट आपके लाइब्रेरी के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स की लाइब्रेरी होती है, एंड उसके बाद आपका हेडर फाइल, ठीक है। तो ये दो पॉइंट, दो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे के चैप्टर्स में जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। सो आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। पिछले लेक्चर आपको मिस हुए हैं तो प्लेलिस्ट से जा करके उनको आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।